साथियों नमस्कार। हनी की क्लास यूट्यूब चैनल पे आप सभी साथियों का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। राजस्थान की किसी भी भर्ती की यदि आप तैयारी कर रहे हैं जैसे रीट, पटवार, पुलिस, सीईटी वगैरह, तो आज की क्लास आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। राजस्थान के अंदर जब से जिलों का पुनर्गठन हुआ है उसके बाद जो जीके है वो पूरा एक तरीके से बदल गया है साथियों। इसी को ध्यान में रखते हुए अपन ने जिला दर्शन है, जो न्यू जिला दर्शन है, उसकी शुरुआत की है। 4 जिलों के बारे में अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। उम्मीद करता हूं आपने वो वीडियो देख लिए होंगे और उनके नोट्स भी साथ साथ बना लिए होंगे। जो भी साथी नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर देवें। इसके अलावा पहले के जो वीडियो है वो एक बार देख करके उनके नोट्स भी बना ले और अभी भी साथ में अपनी पेन और पेपर लेके बैठ जाएं, साथ में नोट्स बना ले। और क्योंकि हमारा मकसद ये रहता है साथ में नोट्स बनाने और साथ में ही क्लास को याद भी करना है। चलिए साथियों, आज अपन बात करते हैं नए जिले नीम का थाना के बारे में। तो साथियों, जो नीम का थाना जो जिला बना है उसके अंदर कितनी तहसीलें? 5 तहसीलें। कौन कौन सी है बात करते हैं। एक तो नीम का थाना खुद है, एक हो गई पाटन, एक है श्रीमाधोपुर, फिर उदयपुर वाटी और एक है खेतड़ी। तो 5 तहसीलें आप नोट कर लीजिए साथियों। नीम का थाना, पाटन, श्रीमाधोपुर, उदयपुर वाटी और खेतड़ी। ठीक बात है, ये आपने नोट कर ली होगी। उसके बाद में अगर बात करें तो जो नीम का थाना है साथियों, ये मध्यकाल में निम्बार्क संप्रदाय का मुख्य स्थान रहा है। कब? मध्यकाल में। किसका? निम्बार्क संप्रदाय का। जो नीम का थाना है साथियों, ये क्षेत्र मध्यकाल में निम्बार्क संप्रदाय का मुख्य स्थान रहा है। तो ये बात भी अपने को याद रखनी है। इसके अलावा नीम का थाना से जुड़ी हुई एक और महत्वपूर्ण बात, 24 अक्टूबर 1995 ईस्वी को यहां पर नीम का थाना में पूर्ण सूर्य ग्रहण देखा गया था साथियों। क्या देखा गया था? पूर्ण सूर्य ग्रहण। कहां पे देखा गया था? नीम का थाना में। और इसी पूर्ण सूर्य ग्रहण का अध्ययन करने के लिए वैज्ञानिकों द्वारा यही नीम का थाना में शोध केंद्र बनाया गया। क्या बनाया गया साथियों? शोध केंद्र बनाया गया। तो इस बात को भी नोट कर लें कि 24 अक्टूबर 1995 को यहां पर नीम का थाना में पूर्ण सूर्य ग्रहण दिखाई दिया, जिसका अध्ययन करने के लिए वैज्ञानिकों द्वारा यहां पे शोध केंद्र बनाया गया। चलिए, इसके अलावा जो नीम का थाना आपका, ये राम नारायण चौधरी की भी जन्म स्थली है साथियों। किसकी? राम नारायण चौधरी की। और राम नारायण चौधरी कौन है? जिसने बेगू किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था। चलिए इनके बारे में डिस्कस अपन करते हैं। तो राम नारायण चौधरी है, इनका जन्म स्थान कहां पे साथियों? नीम का थाना में। इसके अलावा इनकी पत्नी है अंजना देवी चौधरी। कौन है? अंजना देवी चौधरी। ये भी काफी फेमस है। और रीजन क्या है? एक तो अंजना देवी चौधरी जी है, ये पहली महिला है जिसे स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गिरफ्तार किया गया। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान किसको गिरफ्तार किया गया? अंजना देवी चौधरी। तो अगर ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि पहली महिला जिसे स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गिरफ्तार किया गया, तो वो कौन है साथियों? अंजना देवी चौधरी, जो कि राम नारायण चौधरी की पत्नी है। इसके अलावा अंजना देवी चौधरी है, इनका एक और योगदान रहा है नमक सत्याग्रह 1930 में जो हुआ, उसमें भी इन्होंने भाग लिया था साथियों। अंजना देवी चौधरी है, इन्होंने नमक सत्याग्रह 1930 में भी भाग लिया था। तो अंजना देवी चौधरी से जुड़ी हुई 2 महत्वपूर्ण बातें याद रखनी अपने को। पहली बात, पहली महिला है जिसे स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गिरफ्तार किया गया। दूसरी बात, नमक सत्याग्रह 1930 में इन्होंने भाग लिया था। अब बात करते हैं राम नारायण चौधरी जी के बारे में। तो राम नारायण चौधरी है, ये बेगू किसान आंदोलन का नेतृत्व इन्होंने किया था। बेगू किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? राम नारायण चौधरी जी ने। इसके अलावा अजमेर में नारोली आश्रम की स्थापना की थी इन्होंने। अजमेर में किसकी स्थापना की थी साथियों? नारोली आश्रम की। तो 2 बातें राम नारायण चौधरी से जुड़ी हुई और अंजना देवी से भी जुड़ी हुई 2 बातें अपने को याद रखनी है। ठीक बात है। अब बात करें अगर अपन नीम के थाने की, तो यहाँ पे मीणाओं का, जो मीणा जाति के लोग हैं, इनका विशाल सम्मेलन यहाँ पे हुआ था। कब हुआ? 1944 ईस्वी में। कब हुआ साथियों? 1944 ईस्वी में नीम का थाना में ही जो मीणाओं का एक विशाल सम्मेलन हुआ था। और इसी विशाल सम्मेलन में जैन मुनि सागर के नेतृत्व में मीन पुराण पढ़ के सुनाया गया था। तो यह बात अपने को महत्वपूर्ण याद रखनी है। 1944 के अंदर नीम का थाना जो है, यहाँ पे मीणाओं का विशाल सम्मेलन हुआ था और जैन मुनि सागर के नेतृत्व में मीन पुराण पढ़ करके सुनाया गया था। इसके अलावा साथियों, जो ये विशाल सम्मेलन हुआ था, इसकी अध्यक्षता किसने की थी? वंशीधर शर्मा जी ने। किसने की थी? वंशीधर शर्मा जी ने। तो ये बात भी अपने को याद रखनी है। इसके अलावा बात करें अपन गणेश्वर कालीन जो सभ्यता है उसकी, तो देखिए साथियों, गणेश्वर सभ्यता जो है ये कांतली नदी के किनारे पे स्थित है। कहां पे? कांतली नदी के किनारे पे।
तो एक तो यह याद रखना अपने को, कांतली नदी के किनारे पे स्थित है कौन, जो गणेश्वर सभ्यता है वो। फिर इसका बहाव क्षेत्र है वो तोरावटी, इसके बहाव क्षेत्र को क्या कहा जाता है साथियों, तोरावटी। तो ये भी याद रखना अपने को कि तोरावटी क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो तोमर जाति के राजपूत है वो लोग निवास करते थे साथियों। कौन सी जाति के, तोमर जाति के राजपूत। तो ये तोमर वगैरह उत्तराखंड में अभी भी इनको तोमर बोला जाता है। राजस्थान में भी साथियों जो आपने सुना होगा कि तंवर जो है, राजस्थान के अंदर जो तंवर है, ये जो राजपूत है, इनको उत्तराखंड वगैरह में हालांकि आज भी उनको तोमर बोला जाता है। तो ये देखने को मिलता है कि जो तंवर और तोमर है, राजस्थान में इनको फिर तंवर बोला गया। हालांकि वो एक अलग सिस्टम था जो पृथ्वीराज की वजह से बाद में इन्होंने इसमें थोड़ा सा चेंजिंग कर लिया था। तो खैर वो अपन हिस्ट्री में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ अपने को ये बात याद रखनी है कि इसके बहाव क्षेत्र को क्या बोला जाता है, तोरावटी बोला जाता है। ठीक है, गणेश्वर सभ्यता कांतली नदी के किनारे स्थित है, बहाव क्षेत्र है वो तोरावटी, और उद्गम जो इसका हुआ है वो खंडेला पहाड़ी से हुआ है साथियों। गणेश्वर सभ्यता का उद्गम कहां से हुआ है, खंडेला पहाड़ी से। तो ये बात भी अपने को याद रखनी है। तो कांतली नदी के किनारे पे स्थित है, बहाव क्षेत्र है वो तोरावटी बोला जाता है, उद्गम जो हुआ है वो खंडेला पहाड़ी से हुआ है। इसके अलावा इसके जो खोज करता है वो है रत्नचंद्र अग्रवाल। कौन है साथियों, रत्नचंद्र अग्रवाल। इसके अलावा ताम्र युगीन सभ्यताओं की जननी इसको बोला जाता है। कौन सी सभ्यता को, गणेश्वर सभ्यता को ताम्र युगीन सभ्यताओं की जननी बोला जाता है। इसके अलावा पुरातत्व का पुष्कर भी इसे कहा जाता है साथियों, पुरातत्व का पुष्कर भी कहा जाता है। इसके अलावा गणेश्वर सभ्यता से रिलेटेड क्या क्या चीजें मिली, देखो, पत्थर के मकान, क्या मिले, पत्थर के मकान, बांध, बाट और मछली पकड़ने का कांटा और नीले काले मृद भांड। मृद भांड क्या होते हैं, जो मिट्टी से बने हुए बर्तन होते हैं उनको मृद भांड बोला जाता है। तो गणेश्वर सभ्यता में पत्थर के मकान, बांध, बाट, मछली पकड़ने का कांटा और नीले काले मृद भांड, ये चीजें मिली है। तो गणेश्वर सभ्यता से जुड़ी हुई चीजें आपको याद हो गई होगी। एक, कांतली नदी के किनारे पे स्थित है, बहाव क्षेत्र को तोरावटी बोला जाता है, उद्गम है वो खंडेला पहाड़ी से हुआ है, खोज करता है रतनचंद्र अग्रवाल, ताम्र युगीन सभ्यताओं की जननी इसको बोला जाता है, पुरातत्व का पुष्कर इसको कहा जाता है, और इसके अंदर जो मिले हैं वो है पत्थर के मकान, बांध, बाट, मछली पकड़ने का कांटा और नीले काले मृद भांड। तो ये चीजें जुड़ी हुई थी गणेश्वर सभ्यता से। अब बात करते हैं अपन श्री माधोपुर जो तहसील है नीमका थाना की। तो यहाँ की जो फेमस है वो है पंसारी की हवेली। क्या फेमस है साथियों, पंसारी की हवेली। इसके अलावा कांवट जो है, यहाँ पे प्रीतमपुरी झील है साथियों। कौन सी झील है, प्रीतमपुरी झील। कौन सी झील है, प्रीतमपुरी झील। तो ये बात अपने को याद रखनी है कि प्रीतमपुरी झील है वो कौन सी जगह पे, कांवट, श्री माधोपुर है, यहाँ पे है पंसारी की हवेली। अब उदयपुर वाटी की बात करें साथियों, तो उदयपुर वाटी के अंदर क्या आपकी जोगीदास की छतरी है। क्या, कौन सी छतरी है, जोगीदास की। उदयपुर वाटी में छतरी है जोगीदास की, जिसके चित्रकार कौन है, देवा, और भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है साथियों। ये जोगीदास की जो छतरी है वो भित्ति चित्रों के लिए, भित्ति चित्रों दीवारों पर बनाए गए चित्रों के लिए फेमस है, और इसके चित्रकार है देवा। कहाँ पे है साथियों, ये उदयपुर वाटी में। इसके अलावा उदयपुर वाटी में शाकंभरी माता का मंदिर भी है। तो ये तो आपको पता है, शाकंभरी माता का मंदिर भी कहाँ है, उदयपुर वाटी में। चलिए अब बात करते हैं अपन खेतड़ी की। खेतड़ी का नाम सबने सुना होगा, तांबे के लिए फेमस है। तो तांबा उत्पादन में प्रथम स्थान है खेतड़ी सिंगाणा का। किसका, तांबा उत्पादन में प्रथम स्थान है खेतड़ी सिंगाणा का। तो ये बात अपने को अच्छे से याद रखनी है। इसके अलावा रामकृष्ण मठ भी यहाँ पे साथियों बना हुआ है खेतड़ी के अंदर। कौन सा मठ है, रामकृष्ण मठ। अब बात करें अपन थोड़े से दो युद्ध की बात कर लेते हैं। एक है पाटन का युद्ध। पाटन का युद्ध साथियों नीमका थाना से जुड़े हुए दोनों युद्ध, तो याद कर लेना है। 1790 ईस्वी में हुआ था, सवाई प्रताप सिंह और महादजी सिंधिया के बीच में हुआ था। तो कई बार बस युद्ध के बारे में पूछ लिया जाता है, इतना याद रखना अपने को। 1790 ईस्वी में हुआ, और किन किन के मध्य हुआ, सवाई प्रताप सिंह और महादजी सिंधिया। इसके अलावा एक युद्ध आपका और है, इसको भी आपको याद कर लेना है। मावला जो जगह है मंडोली के आसपास, तो यहाँ जो मंडोली का युद्ध हुआ मावला के पास में, तो 1767 ईस्वी में। कब हुआ साथियों, 1767 ईस्वी में। और इसमें किस किस के मध्य हुआ, माधो सिंह प्रथम और जवाहर सिंह भरतपुर, इन दोनों के बीच में हुआ था साथियों। कौन सा युद्ध है ये आपका, मावला के पास में मंडोली का युद्ध। तो इसको भी याद रखना है, 1767 ईस्वी में हुआ। तो दो युद्ध है,
पाटन का युद्ध 1790 में हुआ सवाई प्रताप सिंह और महादजी सिंधिया के बीच में। दूसरा जो आपका मंडोली का युद्ध है मावला के पास में, ये 1767 ईस्वी में हुआ माधो सिंह प्रथम और जोरावर सिंह जो भरतपुर से उनके बीच में। तो ये चीजें अपने जुड़ी हुई दोनों युद्ध अपने को याद रखना है। अब जो खेतड़ी है साथियों, ये औद्योगिक दृष्टि से भी काफी फेमस है। तो यहाँ पे कौन कौन से उद्योग है उससे रिलेटेड अपने को याद रखना। एक तो हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड है, वो यहाँ पे स्थित है, जो 1967 में जिसकी स्थापना हुई, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की, ये याद रखना है। खेतड़ी कॉपर कॉम्प्लेक्स है, वो यहाँ पे बना हुआ है साथियों। कॉपर स्मेल्टिंग गलाना प्लांट है, वो भी बना हुआ है। स्मेल्टिंग का मतलब क्या होता है? गलाना। तो कॉपर जैसे मतलब तांबे वगैरह को जो भी निकलता है खनिज, उसको गलाने के लिए प्लांट बना हुआ है। तो कॉपर स्मेल्टिंग प्लांट है, वो भी यहाँ बना हुआ है। ज्योति ट्रिपल खाद का कारखाना यहाँ पे बना हुआ है। तो एक जो ये आप ध्यान रखें कि जो भी इस टाइप की जगह है, जो औद्योगिक इंडस्ट्रियल एरिया है, वहाँ पे इंडस्ट्री से जुड़े हुए क्वेश्चन है वो भी बहुत बार पूछे जाते हैं। तो ये भी अपने को याद रखना है। खेतड़ी है, उसमें एक तो हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड 1967 में जिसकी स्थापना हुई, खेतड़ी कॉपर कॉम्प्लेक्स है, इसके अलावा कॉपर स्मेल्टिंग प्लांट है, ज्योति ट्रिपल खाद का कारखाना है। तो ये चीजें अपने को याद रखनी है। इसके अलावा साथियों जो आपकी खेतड़ी है, यहीं पे जगह है जसरापुर। कौन सी जगह? जसरापुर। पंडित जाबरमल शर्मा, जिसको क्या बोला जाता है? पत्रकारिता का भीष्म पितामह बोला जाता है। तो इनका संबंध है वो भी जसरापुर से, याद रखना अपने को। पंडित जाबरमल शर्मा जो किसके लिए फेमस है? इनको बोला जाता है पत्रकारिता का भीष्म पितामह। इनका संबंध भी किससे साथियों? जसरापुर, जो कि खेतड़ी में स्थित है, इस जगह से। इसके अलावा गोरीरी गांव जो है, इसको गोरीर भी पढ़ा जाता है कहीं पे, गोरीरी गांव खेतड़ी के अंदर है। यहां से देखिए साथियों संबंध किसका है? कमला बेनीवाल का, जो राजस्थान की प्रथम महिला मंत्री रही है और गुजरात की राज्यपाल भी रही। कौन है साथियों? कमला बेनीवाल। कौन है? कमला बेनीवाल। इनका संबंध कहां से है? खेतड़ी के गोरीर या गोरीरी गांव से, जो राजस्थान की प्रथम महिला मंत्री है। इसके अलावा गुजरात की क्या रही है साथियों? राज्यपाल रही है। तो ये बात भी अपने को याद रखना है। इसके बाद अगर बात करें नेतराम गोरीरी, तो ये भी झुंझुनू के प्रसिद्ध क्रांतिकारी रहे, जिन्हें बस के तले कुचल दिया गया था साथियों। किसके नीचे कुचल दिया गया था? बस के नीचे कुचल दिया गया था। किसको? नेतराम गोरीरी। तो इन दोनों का संबंध है वो गोरीरी गांव से रहा है। कमला बेनीवाल है जो राजस्थान की प्रथम महिला मंत्री रही, जिनको और गुजरात की राज्यपाल भी रही है। इसके अलावा नेतराम गोरीरी है, ये झुंझुनू के प्रसिद्ध क्रांतिकारी है, जिन्हें बस के नीचे कुचल दिया गया था। तो ये आज अपनी जो काफी इंपॉर्टेंट जानकारी थी, वो कौन से जिले से संबंधित थी? नीम के थाने से रिलेटेड थी साथियों। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आई होगी अच्छी तरीके से, आपने नोट भी कर ली होगी। तो जिन साथियों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद साथियों, मिलते हैं अगले वीडियो में नए जिले के साथ में।